मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 यानी सामाजिक समानता क्या है इस पर बात की थी और साथ ही मैंने बात की थी कि अनुच्छेद 15 पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी श्रृंखला को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं भारतीय संविधान में उल्लिखित जो अनुच्छेद 16 है, यानी जो लोक नियोजन में अवसर की समानता पर बात करता है, उसके विषय में मैं आज बातचीत करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आशा करता हूं कि आप इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है और समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में है। मैं पूर्व में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 पे आपसे बातचीत कर चुका हूं और आज मैं अनुच्छेद 16 यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता इस विषय पर बातचीत करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है और खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस अनुच्छेद से बहुत से प्रश्न बनते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप उन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। मित्रों, मैं आपसे बात करते हुए मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस अनुच्छेद 16 में कुल मिलाकर के 6 सब क्लोज हैं और इसको मैं आपको बता देता हूं कि 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) ये जो है मूल संविधान में थे और अनुच्छेद 16(4) का ए, 16(4) का बी और 16 का 6 ये बाद में समय समय पर जो संविधान में संशोधन होते रहते हैं उनके आधार पर ये जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा कब कब कौन सा क्लोज जोड़ा गया, मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा। और मैं एक बार इस जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 16(1) में अवसर की समानता पे बात की गई है और इसमें बातचीत की गई है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 16(3) में जो है अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 का अपवाद दिया गया है और यहाँ पर संसद को ये शक्ति दी गई है कि अगर संसद चाहे तो वो किसी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में वो निवास स्थान को जो है वो अनिवार्य बना सकता है और ये संसद के पास ये शक्ति है। इसी के साथ अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उस पे बात है। अनुच्छेद 16(4) ए, जो कि मैं कह रहा हूं बाद में जोड़ा गया, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। और 16(4) का बी जो कैरी फॉरवर्ड रूल्स हैं, यानी जो बैकलॉग के पद होते हैं SC ST के लिए, उसकी बात की गई है। और इसी के साथ ये 4A और 4B ये बाद में जोड़े गए, जबकि 16(5) जो है वो मूल संविधान में था। इसमें धार्मिक पदों के लिए उसी धर्म के लोगों को जो है वो पात्र बनाया जाएगा, ये इसमें एक विशेष प्रावधान है 16(5) में। और 16(6) आप जानते हैं EWS का यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए ये 2019 में जोड़ा गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था इस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी। तो इस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं एक एक करके और सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16(1) में।
16(1) जो है वो ये बात करता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अवसर के समान अवसर दिए जाएंगे और ये प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होगा कि वह राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए नियुक्त होने के लिए वो उसको समान रूप से अवसर दिया जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा और सभी नागरिक जो है सरकारी नौकरियों के लिए समान रूप से पात्र होंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग इन आधारों पर जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें यह है कि भर्ती प्रक्रिया में जो है पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से जो है राज्य कार्य करेगा और ये एक अनिवार्य शर्त होगी कि सभी सरकारी नौकरियां जो है वो पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो है उस पे जो है वो नियुक्तियां की जाएंगी। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 1 की। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद जो 16 का दूसरा सब क्लोज है, ये क्या कहता है, यानी जो दूसरा उपखंड है वो भेदभाव से संरक्षण की बात करता है और यह कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान और निवास स्थान, ये 6 चीजें आपको याद रखनी है कि राज्य लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है एक शर्त है। सरकारी नौकरियों में केवल योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा, बाकी जो ऊपर बताई गई बातें उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल जो है चयन का आधार जो है वो योग्यता को रखा जाएगा। इसके अपवाद, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि संसद जो है वो कानून बना करके निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है और ये बात जो है 16(3) यानी अनुच्छेद 16 का जो उपखंड 3 है उसमें ये बात लिखी गई है कि अगर संसद कानून बनाकर किसी विशेष राज्य या जो यूनियन टेरिटरी है यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए यह अनिवार्य कर सकता है कि वहाँ का निवास, वहीं का निवासी वो व्यक्ति हो और उसको ही वो नौकरी मिले, तो ये कानून जो है केवल संसद बना सकती है। यह शक्ति केवल संसद के पास है, किसी राज्य की विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है। और इस जो ये अनुच्छेद है इसका उपयोग करते हुए द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 बनाया गया था और इस अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को केवल 3 विशेष क्षेत्रों के लिए जो है इन्होंने अधीनस्थ सेवाओं में निवास की आवश्यकता निर्धारित करने का अधिकार दिया था। और ये उस समय यानी 1957 की बात कर रहे हैं हम। आंध्र प्रदेश उस समय हैदराबाद कहलाता था, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जो कि उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके लिए इन्होंने ये कानून बनाया था और वहाँ की जो अधीनस्थ सेवाएं हैं वहाँ पर ये निवास की जो है अनिवार्यता का शर्त वहाँ पर रख दी थी। संसद ने अपनी जो उसको इस अनुच्छेद के द्वारा जो शक्ति प्राप्त है संसद को, उनका उपयोग करते हुए उसने 1957 में द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 जो है वो बनाया था और इन 3 क्षेत्रों के लिए ये कानून इन्होंने बनाया था। तो आशा करता हूं आपने ये समझ लिया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनुच्छेद 16(3) है वो दरअसल अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का अपवाद है, क्योंकि जहां अनुच्छेद 16(1) कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और वहीं 16(2) कहता है कि राज्य जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान, निवास स्थान या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 16(3) इन दोनों का एक अपवाद है जो कि निवास स्थान को एक अनिवार्य शर्त बनाता है और निवास स्थान के आधार पर जो है वो नागरिकों में भेदभाव कर सकता है।
और यह जो है संघीय ढांचे में संतुलित बनाए रखने के लिए और संसद द्वारा विशेष कानून बना करके ही यह लागू किया जा सकता है। यह शक्ति मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि यह शक्ति मात्र जो है वो संसद के पास है, राज्यों के पास ये शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडलों के पास ये शक्ति नहीं है, ये सिर्फ जो है संसद के पास शक्ति है। अब बात कर लेता हूं मैं अनुच्छेद 16(4) की, और बात कर लेता हूं कि ये जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात आती है वो दरअसल अनुच्छेद 16(4) के द्वारा ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो आरक्षण की बात आती है। यदि सरकारी सेवाओं में इन वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो इन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। ये 16(4) में प्रावधान है और इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि वह वर्ग जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। साथ ही राज्य की राय में उसका प्रतिनिधित्व अगर अपर्याप्त है तो उनको राज्य जो है वो आरक्षण देगा। लेकिन साथ ही इसमें यह भी प्रावधान कहा गया है कि जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% जो है वो सामान्यतः रहनी चाहिए। आगे मैं बात करूंगा कि ये इस पर और क्या क्या बातें हुई हैं। इंदिरा साहनी केस 1992 में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण जो केस आया, इसमें इन्होंने ओबीसी को जो 27% का आरक्षण दिया गया उसको वैध ठहराया, लेकिन साथ ही इन्होंने दोहराया इस बात को कि जो कुल आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि इन्होंने ओबीसी का जो केंद्र सरकार ने 27% का आरक्षण दिया था इसको इन्होंने वैध ठहराया, लेकिन साथ ही इन्होंने यह कहा कि जो आरक्षण की सीमा है वह 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखने को का सुझाव दिया। न्यायालय ने कहा कि जो क्रीमी लेयर है उसको आरक्षण की सीमा से बाहर रखना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर क्या है, जिन लोगों को पता नहीं है वो ये समझ ले कि जो ओबीसी वर्ग में एक ऐसा वर्ग है जो दरअसल काफी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के बावजूद भी वो एक संभ्रांत वर्ग है और संपन्न वर्ग है, तो उसको बाहर रखने की बात इंदिरा साहनी केस में की गई थी। और इसके पीछे मंशा यही थी कि आरक्षण उनको मिले जो उसके जरूरतमंद लोग हैं, और जो संपन्न वर्ग है यदि उसके बाहर रखा जाएगा तभी उन लोगों को इसका उचित लाभ मिल पाएगा। तो क्रीमी लेयर को बाहर रखने की बात भी इंदिरा साहनी केस 1992 में की गई थी। साथ ही जो है इस केस में कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण को इन्होंने अनुमति नहीं दी। हालांकि बाद में इसको संशोधित किया संसद ने, उस पर मैं अभी बात करूंगा। और केंद्र सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और साथ ही राज्यों से उन्होंने कहा कि वे अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपने यहाँ ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं। यानी केंद्रीय स्तर पर तो केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया और राज्यों को उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए कि वे अपने यहाँ की जनसंख्या के अनुपात में अपने यहाँ ओबीसी वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं। तो ये था इंदिरा साहनी का केस। अब क्या हुआ, ये केस 1992 में आया जैसे कि आपको पता है। उसके बाद अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ दिया गया संविधान में। 77वां संविधान संशोधन किया गया और 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा एक सब क्लॉज और जोड़ दिया गया 16(4)(a) और इसको कहा गया पदोन्नति में आरक्षण। और इसकी पृष्ठभूमि यही रही क्योंकि इंदिरा साहनी केस में पदोन्नति में आरक्षण पर जो है वो रोक लगा दी गई थी और इस 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको 4(a) में जोड़ दिया गया और कहा गया कि जो एससी और एसटी वर्ग है उनको जो है पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है केवल तब जब उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो। यदि एससी एसटी वर्ग का जो है वो लोक नियोजन में और जो एक की पोस्ट कहेंगे,
अगर उनमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो इस वर्ग के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये जो है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया और जो है इंदिरा साहनी का केस जो है, जहां उन्होंने ये कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण पर उन्होंने रोक लगा दी थी, तो संसद ने इस पे कानून बना करके और इसको संविधान में संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण को जोड़ दिया। फिर देखिए आगे क्या होता है। अनुच्छेद 16(4)(b) को फिर इन्होंने संविधान में जोड़ा और ये जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 द्वारा। और इसमें क्या था, इसमें भी क्या है कि कैरी फॉरवर्ड नियम। अब ये कैरी फॉरवर्ड नियम क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कि आपको मैं बात कह चुका हूं पहले ही कि इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया था कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब क्या था कि ये जो कैरी फॉरवर्ड नियम था, इसमें यह है कि जैसे कि आपने सुना भी होगा बैकलॉग के पद, जो यदि किसी वर्ग में आरक्षित पद खाली रह जाएं तो उन्हें अगले वर्ष जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और उनको फिर ये नहीं माना जाएगा कि वो 50% की सीमा में नहीं गिने जाएंगे वो पद, है ना। तो ये था इसके लिए, यानी जो आरक्षित वर्ग के पद हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, यानी जो बैकलॉग के पद हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया और 81वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा ये जोड़ा गया। और इसमें ये कैसे काम करता है, थोड़ा एक उदाहरण से समझ लीजिए। माना 2023 में एससी वर्ग के लिए किसी नौकरी के लिए 100 पद थे। अब आरक्षित केवल अगर 60 योग्य उम्मीदवार मिले और 40 पद खाली रह जाएं तो क्या होगा, ये 40 पद अगले वर्ष यानी 2000 जब भी वो भर्ती आती है 2024 में जोड़े जाएंगे और 2024 में जब ये 40 पद जोड़े जाएंगे तो ये नहीं माना जाएगा कि जो वहां 50% की सीमा होगी वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये 50% से ज्यादा हो गया, क्योंकि जो ये 40 पद हैं ये पीछे के पद हैं, बैकलॉग के पद हैं जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 16(4)(b) जो है वो कैरी फॉरवर्ड का नियम इसमें जोड़ा गया कि जो आरक्षित वर्ग के पद होंगे उनको अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा बैकलॉग के पदों की, और उसको जो है वो 50% की सीमा में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि जो है 50% की सीमा जो है वो एक बैरिकेड्स रहेगा जो कि आरक्षण की सीमा जो है 50% से अधिक नहीं होगी। ये एक मुख्य बात थी। तो आपको ये याद रख लेना है कि ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। अब मैं बात कर लेता हूं, एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है एम नागराज केस 2006। इसने पदोन्नति में आरक्षण को के लिए एक न्यायालय ने जो है इस केस में टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जो है राज्य के, यह पूरी तरह से राज्य के विवेक पर निर्भर है कि वह जो है वो पदोन्नति में आरक्षण देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। ये किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और अगर राज्य पदोन्नति में आरक्षण देना चाहता है तो उसको जो है कुछ काम करना होगा। वो जो काम है वो क्या है, एक तो उसको डेटा इकट्ठा करना होगा और ये बताना पड़ेगा या साबित करना पड़ेगा कि जो SC ST का प्रतिनिधित्व है वो वास्तव में अपर्याप्त है, तभी जो है वो पदोन्नति में आरक्षण दे सकता है। साथ ही इस केस में न्यायालय ने कहा कि जो है अगर SC ST को अगर आपने पदोन्नति देनी है तो साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे जो प्रशासनिक दक्षता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही राज्य को यह भी साबित करना होगा कि जो ये वर्ग है वो वास्तव में पिछड़ा है,
शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो एम नागराज का जो केस है ये 2006, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 16(5), अभी तक आपने 16 के जो 4 उपखंड हैं वो समझ लिए हैं। चौथे के भी 2 उपखंड हैं, 4A और 4B, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब बात कर लेते हैं 16(5). ये धार्मिक पदों के लिए अपवाद हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके मुख्य प्रावधान ये हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, यानी जो धार्मिक पद हैं, उन पर केवल उन धर्म के लोगों को ही पात्र ठहराया जाएगा, जिसके वो हैं, मतलब उसी को पात्र ठहराया जाएगा। यह भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये धार्मिक पद धार्मिक संस्था से संबंधित होने चाहिए, और या धार्मिक संस्था के प्रबंधन से जुड़े हुए पद होने चाहिए, या धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित पद होने चाहिए। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मंदिर में मुख्य पुजारी पद के लिए केवल हिंदू होगा, मस्जिद में इमाम पद के लिए कोई मुस्लिम ही पात्र होगा, चर्च में पादरी पद के लिए कोई ईसाई होगा, गुरुद्वारा में अगर कोई ग्रंथी का पद है तो उसमें केवल सिख जो है वो पात्र होगा। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो 16(1) और 16(2) में मैंने आपको बताया कि राज्य जो है वो सभी नागरिकों को सभी पदों में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर देगा। लेकिन ये 16(5) एक अपने आप में एक अपवाद है, और वो है धार्मिक पदों के लिए ये अपवाद है। और इसमें प्रावधान ये है कि धार्मिक संस्थाओं या धार्मिक पदों के लिए केवल उसी धर्म के लोगों को पात्र ठहराया जा सकता है जिस धर्म के वो हैं, और यह जो है भेदभाव नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मैंने उदाहरण भी बता दिए हैं आपको, जैसे मंदिर का पुजारी, मस्जिद में इमाम, चर्च में पादरी, गुरुद्वारे में सिख, ग्रंथी पद पर सिख, ये सब इसके उदाहरण हैं। और इसका तार्किक आधार यह है कि यह एक तो धार्मिक स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दी गई है उसके साथ सामंजस्य रखती है, धार्मिक संस्थाओं की विशिष्ट पहचान बनाए रखती है, और धार्मिक अनुष्ठानों की जो पवित्रता है और उनकी सुचिता है वह बनाए रखती है। इसकी सीमाएं यह हैं कि यह केवल धार्मिक पदों तक ही सीमित यह बात रहती है, जो सामान्य प्रशासनिक पद होते हैं वहां ये लागू नहीं होता है। और जो भी धर्मनिरपेक्ष पद है, जहां पर किसी विशेष धर्म या जाति का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर जो है वो इस प्रकार का भेदभाव की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। ये सिर्फ धार्मिक पदों के लिए ही ये सब क्लोज इसमें दिया गया है। तो मैं समझता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब मैं इस वीडियो के अंत में जो है बात कर लेता हूं अनुच्छेद 16(6), जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, और 1 जनवरी 2019 से ये लागू है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण की बात इसमें की गई है। और इसमें कुछ जो है मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि जैसे वार्षिक पारिवारिक आय उनके 8 लाख रुपए से कम है। साथ ही कुछ ऐसी बातें हैं जो संपत्ति की सीमा को निर्धारित किया गया है, जैसे उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक जो है वो कृषि भूमि ना हो, 100 वर्ग फुट से कम आवासीय प्लाट मकान हो शहरी क्षेत्र में, 100 गज से कम आवासीय प्लाट शहरी क्षेत्र में। ये कुछ उन्होंने पात्रताएं दी कि अगर इससे ज्यादा संपत्ति होने की स्थिति में उसको EWS श्रेणी में पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ शर्तें हैं जो आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन अगर ये कुछ भी ये पात्रताएं नहीं है व्यक्ति के पास, तो उसको यानी उसके पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है, या ये सभी जो दिए हैं उससे कम है, तो वो EWS श्रेणी के लिए
पात्र होगा, अन्यथा नहीं। तो ये थी। इसमें महत्वपूर्ण जो मामला था, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में जो एक केस था, उसमें माननीय न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराया था और साथ ही इसमें 50% की सीमा का उल्लंघन करने की अनुमति दे दी गई थी और यह कहा गया था कि जो 50% की सीमा है वो कोई अटल नहीं है, उसको लांघा जा सकता है। और इन्होंने जो यह आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर जो है दिया और इसमें SC, ST और OBC वर्ग के अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया और ये भी उन्हीं लोगों को दिया गया जो SC, ST और OBC वर्ग में नहीं आते हैं। उनके अतिरिक्त जो लोग हैं यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और अब जो कुल आरक्षण जो है वो है 59.5% जो है अब जो है केंद्र में इतना आरक्षण दिया जाता था, जो कि इंदिरा साहनी केस में हमने देखा था कि इंदिरा साहनी केस में न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण की कुल सीमा जो है वो 50% से अधिक नहीं होगी। अभी जो है वर्तमान में केंद्र में 59.5% आरक्षण की जो है वो लागू है। यह अनुच्छेद 16(4) से अलग और स्वतंत्र है। तो ये आपने देखा कि अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता पर ये एक हमने बातचीत की। आपने इसको ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक इस पर यानी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आऊँगा अगली वीडियो में। आप देखते रहिएगा कलेक्टिव एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।